सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिखों के मजहबी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा अहाते में मॉडलिंग वाक़े का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली है और वाक़े की इंक्वायरी करके मॉडलिंग की इजाज़त देने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। इससे पहले वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए डिज़ाइनर और मॉडल से सिख बरादरी से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। फवाद चौधरी का अपने ट्विटर पैगाम में कहना था कि करतारपुर कोई फिल्म सेट नहीं, एक मजहबी मकाम है। ये सच है कि हर मजहब की इबादत गाह का अपना तकद्दुस होता है जिसे किसी सूरत पामाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। करतारपुर वाक़े पर हुक्काम बाला नोटिस इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि बतौर रियासत हम अक़लियतों के हुकूक की हिफाजत से गाफिल नहीं। उम्मीद है जल्द इसके जिम्मेदार कानून के कटहरे में होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और मामला जो जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का तकाजा कर रहा है वो ऑडियो और वीडियो लीक्स का मामला है। मौसम सर्द हो रहा है लेकिन इन ऑडियो और वीडियो लीक्स की वजह से सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। पहले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का मामला सामने आया जिस पर नून लीग ने सबसे ज्यादा शोर मचाया, लेकिन साथ ही मरियम नवाज की ऑडियो लीक हो गई जिसकी मरियम ने खुद तस्दीक की कि यह ऑडियो उनकी अपनी ही है। इस ऑडियो में मरियम नवाज चंद चैनल्स के इश्तिहारात रोकने की हिदायत कर रही थी। अब मरियम नवाज की ही एक और मुबैना ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो ने जहां नून लीग के सियासी किरदार पर सवाल उठाए हैं, वहीं जियो जंग और मीर शकीलुर रहमान की सहाफत का कच्चा चट्टा एक बार फिर खोल कर रख दिया है। एक और वीडियो N133 में नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से वोटों की खरीदारी की सामने आई है। हुकूमत पर धांधली का इल्जाम लगाने वाले वोट को ये कैसी इज्जत दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस ले लिया है। क्या यह मामला अंजाम तक पहुंचेगा या फिर मिट्टी पाओ पॉलिसी के तहत नोटिसों के किसी कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली ऑडियो लीक की समाअत से आगाज करते हैं कि यह ऊंट किस करवट बैठेगा। बाबर डोगर गुलाम साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इब्तदाई समाअत हुई है उसमें जो रिमार्क्स बल्कि सवालात जो उठाए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तो बड़े वाज़ेह। उससे तो लग रहा है कि ये यानी जिसने भी ये जिन भी मकासद के लिए साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक की थी वो बात बननी नहीं है। उसामा साहब, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जिन्होंने भी ऑडियो जो है वो लीक की है वो लगता है कि उन्हें अदालत आने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मरियम साहिबा, अगर ये ऑडियो ठीक है, अगर ये ऑडियो असली है, क्योंकि उस पर मरियम नवाज ने उस इशू को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज शरीफ ने उस पर स्टेटमेंट दे दी, एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया कि जनाब मियाँ साहब को जो सज़ा है वो गलत दी गई, वो प्रेशर का नतीजा था, वो जो थी मेरिट पर नहीं थी, दबाव के ज़रिए से ये सज़ा दिलवाई गई। और मरियम नवाज का तो उसमें ये तासुर दिया कि उसको तो सज़ा बनती ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा उसामा साहब, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा क्लियरली तासुर ये दिया, जो नून लीग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत चीज़ क्लियर है कि मियाँ साहब को पता है कि इवन ये कोर्ट ये वाला केस वापस भी ले ले तो वो इस केस का उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लहदा है तो वो तो क्वालिफाई इतने आराम से नहीं करते। लेकिन अगर मरियम से ये सज़ा वापस हो जाए तो मरियम क्वालिफाई कर जाती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इसलिए एक पूरी एक साजिश रचाई गई कि किसी तरीके से दबाव डाल के मरियम जो है उनके जो केसेज हैं उनको ख़त्म करवाया जाए। अच्छा। और उस सिलसिले में ये जो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि ये जो ज़रिया इस्तेमाल किया गया फैक्ट फोकस वाला अहमद नूरानी साहब वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि वो पहले ही प्रो PMLN है, वो जर्नलिस्ट कम और नून लीग के वर्कर ज़्यादा हैं और आज तक मैंने उनकी कोई एक स्टोरी ऐसी नहीं देखी जो नून लीग के ख़िलाफ़ हो। और फैक्ट फोकस को वैसे भी PMLN स्पॉन्सर करती है और इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती है। अब जज साहब जो है उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई मेरे पास कोई फोरेंसिक वीडियो लेके वो ऑडियो लेके आएगा तो उसका कोई फोरेंसिक होगा तो फिर आगे बात चलेगी। हाँ जी, उनका कि असली कहाँ है? अगर ये असली अच्छा है, मेरी बात सुने ना, इससे पहले जब वो जज से नैब कोर्ट के अरशद साहब जब उनकी वीडियो आई थी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि इसको कोर्ट में लेके जाया जाए। ये कोर्ट में लेके ही नहीं गए।
उसका, क्योंकि उसका फोरेंसिक हो जाएगा। जब फोरेंसिक हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब उसका ये कहना है अहमद नूरानी का, जनाब मैंने अमेरिका से उसका ऑडिट करवा लिया है और वो ठीक है। और भाई आप असली टेप यहाँ पर भेज दो, मरियम उसको जाके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अतर मिल्ला साहब के सामने पेश कर दें और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। मकसद सिर्फ दबाव बढ़ाना है, मकसद पॉलिटिकल माइलेज लेना है। मकसद जो है वो ये नहीं है कि ये झूठी है सच्ची है, ये सारा इशू नहीं है। इशू ये है कि मरियम नवाज जो थी वो ये चाह रही थी कि उनके जो कोर्ट केस लगे हुए हैं जस्टिस आमिर साहब के पास इस्लामाबाद में, वो आमिर फारूक साहब जो है वो इनका केस ना सुने, सही इसको डिले हो जाए, फैसला ना आए और वो ऑब्जेक्टिव हल नहीं हुआ। मकसद ये नहीं था कि जनाब इसको जज के सामने पेश किया जाए, हाई कोर्ट के सामने, वो उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाए, फिर वीडियो असली है नकली है, वीडियो कहाँ से आई, कि मरियम साहब तक किस तरह से पहुंची, जजेस के फ़ोन कौन टेप कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जिसके नून लीग मुकाबिल नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ये सवाल उठाए हैं गुलाम साहब। अब ये बड़े अहम सवाल हैं और बड़े वैलिड हैं कि जज साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस रहमतुल्लाह के जी पहले ही जुडिशल एक्टिविज्म के बायस अदलिया को बड़ा नुकसान हो चुका है। फिर उन्होंने कहा जी क्लिप असल है कहाँ, अगर ये असल है भी तो वो कहाँ है, और क्या जो रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखते हैं उसने ये रिकॉर्ड किया है, अमेरिका में किसी ने रिकॉर्ड किया किसी शख्स ने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी अब कोई कह जाता है जी कोई फ्लैट ले लिया मैंने, तो क्या इसकी भी अब इंक्वायरी करने हम बैठ जाएंगे, कुछ भी करते रहेंगे जो भी सोशल मीडिया पे आएगा। और जिनका मामला है वो दिलचस्पी दिखा नहीं रहे, फिर सियासी क़ुव्वतें मुख्तलिफ बयानी बनाती हैं, और फिर ये भी देखना है कि नीयत क्या है, रिलीज़ किसने की, कैसे की, क्यों की, और हम इनके हाथ में खेलें क्यों जिन्होंने ये किया है। ये सारे गुलाम साहब बड़े अहम सवाल हैं। जी बिल्कुल, ये बुनियादी सवालात हैं। हमारी असल में मेमोरी जो है वो बहुत शॉर्ट है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 19 अगस्त 2019 का फैसला है जी। 3 मेंबर बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में ये बेंच था जी। और इसके रूबरू जज अरशद मलिक की वीडियो टेप आई थी। सही। इन्होंने उसमें एक सेट पैटर्न दे दिया। 12 केस लॉ, रिपोर्टेड केस लॉ जो थे इसमें स्टडी किए गए। 21 रिक्वायरमेंट दी गई थी किसी भी वीडियो टेप को कानूनी शहादत के तहत किसी भी लिहाज से एग्जामिन करने के लिए, कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करने के लिए 21 रिक्वायरमेंट उन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी केस में दे दी थी। उनमें जो मेन 2-4 चीज़ें हैं बड़ी, वो मैं आपको बता दूं। एक तो ये था कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से इस वीडियो को उसको तस्दीक करवाया जाए। ठीक। दूसरी इस हवाले से ये थी कि कौन सा शख्स है और किस पर्पज़ के लिए वो शख्स टेप बना रहा है। कानून शहादत के तहत क्या शहादत काबिल एतबार है या नहीं है, अदालत फैसला करेगी जी। उसकी एक्यूरेसी क्या है, हकीकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसने रिकॉर्डिंग की हो वो अदालत में खुद पेश हो, और दोनों तरफ बात करने वाले की शनाख्त बताना ज़रूरी है। टेप वीडियो शुहाद की तस्दीक भी होना ज़रूरी है। मुतल्लका टेप जो है वो उस तनाज़ा से मुंसलिक हो और ये भी पता चले कि किस वक्त तक ये रिकॉर्ड करेगी और कब तक किसकी कस्टडी में रही, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये था कि उसका सोर्स भी बताया जाए। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर है। अब जो भी टेप्स आ रही हैं वो मरियम नवाज़ की हैं, वो किसी और की हैं जी, वो जस्टिस साकिब निसार साहब की हैं, वो तमाम की तमाम इसी सिर्फ लिए लाई जा रही हैं ताकि उससे पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया जा सके। बस कोई भी पार्टी, वो मरियम नवाज़ हो, वो पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, या वो जुडिशरी से कोई हो, तो इस सारे कज़िए से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सबमिट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू 19 अगस्त 2019 का जो ये फैसला है 3 मेंबर बेंच का, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस, तो इसके तनाज़ुर में मुमकिन ही नहीं है कि कोई वीडियो जो है वो इस लेवल पे उतरती हो कानूनी शहादत की
दफात के तहत उसको एग्जामिन किया गया हो, पंजाब फोरेंसिक लैब से उसका ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट हो, एक्यूरेसी हो, इसमें 21 रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, कौन लेकिन पूरी करेगा? मेरी बात ये सिर्फ पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल माइलेज है। प्रोसीजर बता रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोसीजर, ये सेट हो गया कि ये प्रोसीजर होगा। अब एक तरफ ऑडियो जो है वो लीक करवाई जाती है किसी बाहर के अदारे से, उसके साथ ही बाद मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कि जी साबित हो गया कि हम इनोसेंट हैं, जी साबित हो गया कि ये जाली था सारा काम, जाली केसेस डाले गए हमारे ऊपर, और जनाब अभी हम सबको बहाल किया जाए, इन केसेस को ख़त्म किया जाए। तो गुलाम मुर्जा साहब ये इतने दूध पीते बच्चे तो नहीं है कि आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, इनके पास पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील हैं, उनको ये प्रोसीजर नहीं बताते कि क्या उसी तरफ आ रहा था। जी बताएं गुलाम साहब। मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राय आमा को हमवार करने के लिए, अवाम हमारे सादा हैं पीछे लग जाते हैं, उनको ये इस्तेमाल करने के लिए ये चीज़ें लाई जा रही हैं, और इससे अपने जो पर्सनल मोटिव्स हैं उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें सिर्फ अदालत अगर कोई चाहे, जिस तरह से हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया था, अब इसको किसी अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है। ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि इन स्टोरियों का मकसद यही था कि कोई अदालत नोटिस ले ले और उसको खुद एग्जामिन कर ले, अदरवाइज इनमें से तो कोई टेप काबिल शहादत नहीं है, इनको पेश नहीं किया जा सकता, कोई भी शख्स पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसने रिकॉर्ड की, किस पर्पज के लिए की, बोलने वाला कौन था, रिसीव करने वाला कौन था, किससे बात हो रही थी, कौन ये बताएगा? पॉलिटिकल लीडरशिप कैसे बताएगी? वो तो भला हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसने नोटिस लिया। आज यही सवाल फ्रेम किए गए हैं जो इस फैसले का हिस्सा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से बाहर नहीं निकल सकती। वो भी जो बात करेगी वो इसके एम्पल में, इसी डिसीजन के एम्पल में बात करेगी। और अब ये इतने कुछ भी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, अदालत जब कोई क्राइटेरिया सेट करी है सोच समझ के, उनके पीछे कुछ 40-50 साल का तजर्बा है कि किस तरह, वरना तो हर कोई पता कर ले आया और कहे जी इसके बुनियाद पर आप ये कर दें वो कर दें। अब इसी में राना शमीम साहब का भी मामला है। गुलाम साहब जल्दी से उस पर करके कमेंट, मैं फिर मरीम साहबा की आपको ऑडियो भी सुनाना चाह रहा हूँ, उस पर भी आप कमेंट लेने कि राना शमीम साहब ने वो बयान हल्फी पर जो शो कॉज हुआ है उसका जवाब उन्होंने जमा नहीं करवाया, और 30 नवंबर यानी कल तक का मौका है। ये क्या मामला है? अगर हम इसी चीज़ पर देखें, वो तो इत्तेजाज़ हसन साहब भी कह चुके, तो हेर से का भी हेर से है, यानी किसी से सुना, मैंने देखा कि जी वो साकिब निसार साहब बात कर रहे हैं किसी से, अब फ़ोन पर कौन था क्या था वो नहीं, उन्होंने भी बयान हल्फी, इसी लगता है कि यही ऑडियो जो साकिब निसार वाली उसी की बेस पर सारा वो जड़ दिया। बिल्कुल, राना शमीम साहब को अपना जवाब दाखिल करवाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अगर वो जवाब दाखिल नहीं करवाएंगे, मैं जिस तरह से पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस तो लिया है, इससे बहुत सारे जो सियासी मकासद थे लोगों के, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी। अच्छा। कि अब हमें नहीं कुछ करना पड़ेगा, अब अदालत करेगी और किसी न किसी तरफ केस लग जाएगा। और इसी हवाले से जब ये अभी तमाम फ्रीकैन को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, हलफनामे के हवाले से उन्हें अपना जवाब दाखिल करना चाहिए। अगर नहीं दाखिल करेंगे, कोर्ट उनके इस हलफनामे को नल एंड वाइड करार दे देगी, क्योंकि कोर्ट ने उनको टाइम दिया है, उस टाइम फ्रेम में अगर वो जवाब दाखिल नहीं करते तो ये झूठा तो कंसिडर हो ना हो, लेकिन इसमें इस केस को नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। इसमें बाकी भी यानी लोगों को बुलाया गया है, उसमें अंसार अब्बासी साहब हैं, मीर शकील हैं, आमिर गौरी साहब हैं, वो पेश भी हुए थे पहले। राना शमीम साहब पेश नहीं हुए, और वो तारीख वाले ही साहब है, उनके बेटे ने भी कहा था जी, वालिद साहब ने मुझे कहा जी तारीख ले लो, तुम्हें बताना पड़ेगा कैसे तारीख लेनी है, मैं बताता हूँ। तो वो लगता है कि वो डिले चाह रहे हैं शायद। उसामा साहब, इस केस का फैसला होना चाहिए। देखिए, कोर्ट्स खुद कह रही हैं कि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, ऑडियो तो वीडियोस आती रहेंगी, हम इसको कहाँ तक इसको लेके जाएं। लेकिन मसला ये है कि इसको कहीं ना कहीं तो रोकना है। अब राना शमीम साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बड़े संगीन है। एक साबका चीफ जस्टिस पे लगाया और एक सिटिंग जज है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन पर लगाया है। और अगर तो ये एक साजिश थी तो उस साजिश को बेनकाब होना चाहिए। अगर राना शमीम साहब सच्चे हैं तो वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर राना शमीम साहब नहीं आते कोर्ट में, अवॉइड करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ कर लेता हूँ
तो कोर्ट को इवन देन भी फिर कहीं ना कुछ उनको बुलाना चाहिए। अगर नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो नहीं है कि आप एक सिटिंग जज पे जनाब इल्ज़ाम लगा दें, आप एक चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा दें और कहीं और ये समझा जाए कि ये कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो सर इस तरह तो अदारों की इज्जत जो है तो मलिया मेट हो जाएगी। अच्छा, जजेस पे एतबार कौन करेगा? फिर ये लगेगा कि शायद हशप करवा दिया गया। अच्छा, इस केस का लाजमी फैसला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अगर राना शमीम साहब झूठे हैं, अगर वो गलत हैं तो फिर उनको भी सजा मिलनी चाहिए, मगर इस तरह से इसको नहीं जाने देने चाहिए। अब इस सारे जो किस्सा है ये ऑडियो वीडियो लीक्स का, इसका मरकज हमें मरीम नवाज साहिबा नजर आती है। तो अब उनकी एक तीसरी ऑडियो हम कह सकते हैं कि लीक हुई है। पहले हमने देखा जी इश्तिहार रोकने हैं, फिर उसका एक पूरा वर्जन सामने आया था कुछ निस्बतन बड़ा, वो सेकंड थी। अब ये तीसरी है, ये उन सब पर भारी है। ये जो तीसरी ऑडियो लीक हुई है ये इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक। पहले आप सुनिए कि मरीम साहिबा किस तरह से यानी हुक्म सादर फरमा रही हैं, कैसे डिक्टेट कर रही हैं, जैसे पता नहीं किसी मुलाजिम से कोई बात कर रही हो। ज़रा सुनिए। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने इसको झूठा साबित कर दिया। मैं तो आपसे और खासतौर बाबर डोगर साहब से पुरानी हमारी याद और बहुत अरसे से इनसे सीख रहा हूँ। दोनों तरफ के फैक्ट्स, ये तो बुनियादी चीज़ है कि अगर आप दोनों का वर्जन चला देना। अच्छा, फिर वो कहती है मैंने जियो से बात की, लेकिन वो फिर उसके बाद यानी ऐसा लग रहा है कि जियो में जो भी मैनेजमेंट या किसी से बात की वो नहीं। फिर मैंने मीर शकील को कहा और मीर शकील रहमान साहब को जब मैंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करें, फिर मैंने उसको कहा कि आपको करना पड़ेगा और उन्होंने किया। यानी आप देखें कि कैसे वो डिक्टेट करिए कि मैंने कहा कि आपको करना पड़ेगा और उन्होंने किया। और फिर मियां आमिर साहब का वो कह रही हैं कि जी उन्होंने तो कह दिया कि देखें मैं अब करता क्या हूँ इमरान खान के साथ। अब गुलाम रज़ा साहब पहली उन्होंने ऑडियो मान ली थी, अगर वो मान लेंगी तो फिर तो कुछ नहीं बचता आपके पास, कोई किसी किस्म का भी बयान नहीं बचता कि आप कोई आइन, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई इज़हार राय की आज़ादी, कुछ भी नहीं बचता। फिर देखिए जो आ रही हैं ऑडियो वीडियो जो स्कैंडल सामने रोज़ाना आते हैं, इसमें एक आम जो जर्नलिस्ट है जो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में रहा है या जर्नलिज्म में मौजूद है, उसके लिए इसमें कोई नया नहीं है। हमें तो रोज़ाना पता है कि कौन लोग किन को किस तरह से टेलीफोन करते हैं और क्या कहते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया कितना है, जर्नलिस्ट को अपनी स्टोरी करने के लिए कौन से पापड़ बेलने पड़ते हैं और किस तरह से मालकान को दबाया जाता है, किस तरह से जर्नलिस्ट को दबाया जाता है। तो ये बिल्कुल कोई नई चीज़ नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा वो अगर ना भी माने तो ये तो रोज़ रोशन की तरह यहाँ बात है कि उनके दौर में भी और उनसे पहले भी और मौजूदा दौर में भी यही कुछ होता रहा है और यही कुछ हो रहा है। कुछ चैनल्स के साथ नेक्सस बना लिया जाता है और वो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ का एजेंडा जो है वो लेकर चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उस एजेंडे को लेके जब कोई सवाल किया जाए तो उस को कहा जाता है कि ये लफाफा सहाफ़ी है, ये किसी के कहने के ऊपर सवाल कर रहा है। तो ये आज की बात नहीं है। ये नेशनल प्रेस ट्रस्ट भी यहाँ बना, यहाँ बगैर सुर्खियों के अखबारात भी छापे जाते रहे, लीड सुपर लीड की जगह खाली छोड़ के भी कई अखबार छपते रहे और कई कदगने भी हुई। यही मीर शकील रहमान साहब का अखबार है, वो एक पेज के ऊपर भी चला गया। फिर वो किस तरह से एक दूसरे की दुश्मनी में ये बहुत आगे निकल गए थे और आज ये देखें कि आज ये आ रहा है कि वो अहकामात जारी कर रही हैं मरीम नवाज साहबा। तो ये लव एंड हेट का ताल्लुक है हुकूमतों और मीडिया के दरमियान। ये लव एंड हेट चलता रहता है। अच्छा, मैं गुलाम मुद्दा साहब से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। जी जी, ये जो सारा कुछ जो ये मैंने ऑडियो लीक जो बार बार सुनी है, ये जो ऑडियो है ये कोई अहकामात जारी नहीं किए जा रहे। ये नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती उन पर ठूंसा जा रहा है। ठीक है, ये वही उन्हीं चैनल को जिनको आप पैसे देते हैं तो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लिए एक स्टेप आगे चलेंगे। ये उनको पॉलिसी बता रहे हैं कि भाई आप हमें सपोर्ट तो करें, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आप ज़रा PTI को, इमरान खान को गंदा करें ज़रा।
और ये साबित करें, ये शो करें, ये दिखाएं कि वो झूठा है, वो फ्रॉड है, और वो ये कह रही हैं कि आप हमें उतनी कवरेज ना दें, ये नहीं, लेकिन आप ज़रा दूसरे तरीके से उसको खींचें। अब मियाँ आमिर साहब जो हैं वो जिस तरह से एश्योरेंस देने के आप बेफिक्र हैं, जिस तरह आप देखें मैं करता क्या हूँ, तो ये सर दोनों तरफ के उन्हीं चैनल्स को कहा जाता है, ये टोन जो है ये उन्हीं चैनल्स के साथ की जाती है जिनके साथ माल पानी सेट हुआ हो, जिनके साथ पैसे सेट हुए हों। जनाब हम आपको इश्तिहारात भी दे रहे हैं, हम आपके जो मुतालबात हैं वो भी पूरे कर रहे हैं, अब आप थोड़ा सा ये करें। ये मुझे कहीं से इस वीडियो में ऑडियो में ये कहीं से नहीं लगा कि जनाब वो जो है ज़बरदस्ती उनसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे थे ना, जो मार्शल के दौर में, वो तो डंडा था जर्नलिस्टों को, अखबारात को, जनाब ये इस तरह करना है, इस तरह होगा। वो कोई पैसों वाला इशू नहीं था। यहाँ पर तो इशू दूसरा है। यहाँ पर तो बात यह है कि एक तरफ चैनल को कहा जा रहा है कि इनको इश्तिहार ना दिए जाएं, दूसरी तरफ ये जिन चैनल्स को कहा जा रहा है कि इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि भाई इश्तिहारात आपको इतने दे रहे हैं, जरा आप हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ों को चलाएं। जो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है जी, अभी आसमा जिंग कॉन्फ्रेंस का भी ये मकसद था ना, इस्टेब्लिशमेंट ने कंट्रोल किया मीडिया को, लोगों को निकाल दिया जाता है, ये है वो है दबाव। ये नैरेटिव, मुझे एक बात बताएं उसामा साहब, ये नैरेटिव PMLN बिल्ड कर रही है कि हमें पता है जर्नलिस्टों को कैसे उठाया जा रहा है, हमें पता है कि चैनल पे कितना प्रेशर है, हमें पता है कि चैनल जो है वो किस तरह से जो है उनको कवरेज से रोका जा रहा है। बार बार ये मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, उसके चैंपियन बने हुए हैं, और हालात अपने ये हैं कि जो भी ऑडियो आ रही है उससे पता चलता है कि ये कितनी फिरौनियत थी इस दौर में। अच्छा, किस तरह से चैनल्स को जो अपने थे उनको नवाजा जाता था, जो मुखालिफ थे उनको किस तरह से उनको इकोनॉमिकली क्रिपल करने की साजिश की जा रही थी। गुलाम साहब मेरे पास 20 सेकंड है, लेकिन जो वजारत इत्तलात ने जारी किए हैं दादो-शुमार, उसमें तो नजर आ रहा है कि आज भी उन्हीं मीडिया हाउसेस को निस्बतन ज्यादा दिया जा रहा है इश्तिहार की मद में। अगरचे वो 8 अरब से ज़्यादा था, अभी तक 3 सालों में इन्होंने कुछ 3 अरब के लगभग दिया है, तो मीडिया हाउसेस तो वही हैं, जंग जियो ग्रुप, दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस, इनको ज़्यादा दिया गया है। बिल्कुल, जब आप एक एनालिसिस करेंगे, कंटेंट एनालिसिस करेंगे पिछले 5 साल का, उसके वॉल्यूम का और इन 3 सालों का और उनके वॉल्यूम का, तो आपको टॉप ऑफ द लिस्ट वही ग्रुप नज़र आएंगे। तो ये सर मुझे वो गलत थे, वो ये चीजें कर रहे थे, तो ये भी कोई दूध से धुले नहीं है, ये भी उन्हीं के और उन्हीं को दे रहे हैं इश्तिहार। मुझे न्यूज़ अपडेट्स के लिए ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब तहरीक इंसाफ बीच में से निकल गई है, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार है, और यहाँ भी एक वीडियो का ही मामला है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया और कहा है जी गिरफ्तारियां करें। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया है और कहा है जी गिरफ्तारी की जाए, और इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 133 जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ यहाँ से इलेक्शन लड़ ही नहीं पाई, और अब सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी में कहा जा रहा था जी मुकाबला है। और वैसे तो नून लीग का गढ़ है, उनके लिए आसान था, लेकिन एक वीडियो सामने आ गई। वैसे तो दोनों तरफ से वीडियोज़ रिलीज़ की जा रही हैं, इसमें भी कहीं दिखाया जा रहा है जी पीपल्स पार्टी के जो ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पर पैसों की तकसीम हो रही है। अच्छा, रेट दोनों तरफ 2000 रुपये ही बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ज़्यादा बड़ी वाज़े और बिल्कुल करीब से और गुफ्तगू भी साथ नज़र आ रही है कि जी ख़वातीन की एक बिल्कुल कतार भी है, देखिए आप मर्द भी खड़ा है, तो वो खातून आती हैं, उनसे तौबा मुझे कहते हुए भी बड़ी मैं डर जाता हूँ कि जी कुरान पाक पर हल्फ लिया जा रहा है कि जी आप शेर पर मोहर लगाएंगी, आप नून लीग को वोट देंगी, और उस पर 2000 रुपये उसके बाद गालिबन उनके हवाले कर दिया जाता है। अब इसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, और IG पंजाब, कमिश्नर लाहौर, इसके अलावा चेयरमैन नादरा, चेयरमैन पैमरा, उनको खतूत लिख दिया, उनसे कहा है कि जी कल तक आप जो है ना कुछ रिपोर्ट जमा करवाएं, और कमिश्नर साहब जो हैं इमारत का तयन करें कहाँ ये हुआ है, IG साहब जो हैं बंदों को गिरफ्तार करें, नादरा बताए कौन कौन लोग हैं, शनाख्त सारे मिलकर करें। अब बाबा डोगर साहब, क्या ये सब कुछ मुमकिन है, इन लोगों को देखा जा सके, पकड़ा जा सके? अब दोनों तरफ से इल्ज़ामात हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गालिबन पीपल्स पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जी उनके ऑफिस के बाहर ये चल रहा है, तो ये दोनों तरफ से इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। देखिए उसामा साहब, जो चेहरे हैं वो बड़े क्लियर हैं, चेहरों को आप उनके ज़रिए से शनाख्त की जा सकती है। ये जो है नादरा के पास ये सारी है, डाटा है, चेहरों का भी डाटा है,
नहरा जो है उसको मास्क पहने हुए हैं, शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन बहरहाल फिर भी कोशिश की जाए तो हो सकता है। बड़ी टेक्नोलॉजी है, लोग पता किया जा सकता है कौन से दफ्तर हैं, कहाँ पे लोग पैसे दे रहे हैं, कोई ये जिन्नात तो नहीं है। अल्टीमेटली कोई लोगों का रश लगता होगा, लोग आते होंगे, ये चीज़ें जो है थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, सारी चीज़ें दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब बात ये है कि एक तरफ नून लीग जो है वो बड़ी धांधली की बातें कर रही है और बड़ी चैंपियन बनी हुई है जनाब के जो इलेक्शन है शफाफ और साफ होने चाहिए। दूसरी तरफ जो है उनका कैंडिडेट भी 2-2 हज़ार रुपया बांट रहा है। वो कह रहे हैं कि जी हमें क्या जरूरत है, ये तो हमारा गढ़ है, हमने आसानी से जीता है, हम क्यों लोगों को पैसे देंगे? उनकी वीडियो तो आ गई ना, उनकी वीडियो में भी तो लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं ना। अगर ये पार्टी दे रही तो वो भी दे रहे हैं। असल इशू ये है कि इसका मुकम्मल ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। ये इलेक्शन कमीशन का लॉ कहता है कि जनाब इलेक्शन को आज़ाद, शफाफ और ट्रांसपेरेंट अंदाज में करवाया जाए, और अगर वहाँ पर कोई धांधली हो रही, ये भी धांधली है। जी, पैसे देना, पैसे दे के वोट खरीदना, ये सारा काबिल जुर्म है। तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली होनी चाहिए। जो भी इसमें शामिल हैं, फिर पार्टी वाले हैं या नून लीग वाले हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और मेरे हिसाब में तो जिस पार्टी का ये साबित हो जाए उसके जो कैंडिडेट है उसको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। अच्छा, अब नून लीग ने ये तो कह दिया गुलाम साहब के जी हम क्यों करेंगे ऐसा, हम तो आराम से जीत रहे हैं, हमारा गढ़ है, हमेशा से हम जीतते आए हैं। लेकिन ये भी होता है कि आप चाहेंगे कि जनाब इतनी लीड हो, असेंबली इलेक्शन में लोगों का उतना रुझान भी नहीं होता, तो एक बड़ी लीड भी देखें, इतने वोट पड़ गए, और उसके बाद आपने फिर बयान भी तो बनाना है कि लोगों ने फैसला सुना दिया, 22 गुलाम का फैसला आ गया, नवाज शरीफ की नाहली गलत थी, ये हुकूमत जाली है, हमारे हक में फैसला आ गया, इस्तीफ़ा दे दो, वो कुछ भी आपने बनाना होता है। लेकिन क्या अब इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से नोटिस ले लिया है, आपको लगता है कि इसकी हकीकत वाज़ेह हो सकेगी फॉरेंसिक होकर, और ये पता चल सकेगा कि वाकई इसमें कितनी हकीकत है ये काम करना? क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के MPs को करोड़ करोड़ रुपया दिया जा रहा था, और उनसे सेंटरशिप के लिए वोट लिए जा रहे थे, और वो कहाँ किस हाउस में वो तमाम वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई। 7 बड़े बड़े आईनी ओहदेदार भी बैठे हुए थे, और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी शायद दिया जा रहा था। सामने आई थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी शायद इस तरह का इल्जाम लगा। केपी में इल्ज़ाम तो नहीं था, वीडियो थी, उसका भी नोटिस लिया गया था, फिर पता नहीं कहाँ वो गायब हो गई वीडियो, और फिर नोटिस मुल्तान वाला भी इसी तरह से हुआ था। तो इन गरीबों को जिनको 2-2 हज़ार दिया जा रहा था, इनको अब गिरफ्तार करेंगे। बात यह है कि जो सियासी पार्टियां हैं, ये कौन नहीं जानता है कि तलख हकीकत है, हम इससे जितना मर्जी जो नज़रें चुरा लें, कि कुछ इलाके ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खिदमत करती हैं इस तरह से, और हर हलके में, अर्बन से अर्बन हलका हो, रूरल में तो आपको पता है बहुत कुछ चलता है, वहाँ तो थानेदार भी चलता है, वहाँ तो धमकी भी चलती है, वहाँ और बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं, समाजी बाइकआउट के थ्रेट्स होते हैं, बरादरियों के बाइकआउट के थ्रेट्स होते हैं, ये इसका हिस्सा हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि करेक्शन लग रही है हर चीज़ के ऊपर, और इसके नोटिस लिए जा रहे हैं। उससे कम से कम ये होता है कि आने वाले दिनों में एहतियात हो जाती है, काफ़ी कुछ इस्लाह का मौका मिलता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर इस्लाह का ये पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे बदल लिया जाता है, ये तो आपकी बात सही है। कभी हमने देखा 15-20 लाख में कोई इलेक्शन, सर 15-20 करोड़ की तो बात समझ आती है, 15-20 लाख में कोई इलेक्शन देखा आपने? तो यही तो बात है कि अगर आप सिर्फ इश्तहारी मुहिम जो है उसी को देख लें, जो बैनर्स लगाए जाते हैं उसी को देख लें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो खर्चा डिफाइन किया हुआ है पाकिस्तान कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए और जो सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए, उसमें तो मेरे ख्याल में वो गाड़ियां आप देख लें जो घरों से वोटर्स को लगा के आती हैं, ये तो उससे 100 गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं। इस तरह से आपके सामने है मिसालें, अभी जो ज़िमनी अभी हुए उसमें किसी ने ये पॉइंट नहीं उठाया कि पैसों के एतबार से ये कितना पैसा इसके ऊपर चलाया गया, कितने लोगों को नवाजा गया, कैसे डेवलपमेंट्स जो वो शहरी कहते हैं कि हमारी गली नहीं बनी, हमारी नाली नहीं बनी, वो कहते हैं कि ये सुबह बन जाएगी, तो सुबह बन जाती है, तो कौन पैसे देता है? बहुत सारा सिस्टम उसी तरह से चल रहा है। 2000 में जो 2 करोड़ बल्कि करोड़ भी शायद कम है। 133 में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो इलेक्शन लड़ रही हैं उनकी तरफ से ओपन वोटर्स को ऑफर है
अच्छा। कि जनाब जो हमारा दफ्तर खोलेगा उसको 1 लाख रुपये एडवांस दिया जाएगा। जो भी हमारा दफ्तर खोलेगा वहाँ पर खाना पीना अलहदा से आएगा, 1 लाख रुपया कैश दे दिया जाएगा कि ये ना ये 1 लाख रखें हमारा ऑफिस। डॉक्टर साहब वो कृष्ण नगर वाला घर आपका पुराना है, उधर भी 2 ऑफिस खोल दे। सर वो इस हल्के में नहीं ना आता, वो 122 में आता है। वो वहाँ पे कुलसूम नवाज लड़ी थी तो उस वक्त बड़ी सेवा की गई थी। अच्छा, तो मैंने भी देखा मरियम साहिबा जब कैंपेन चला रही थी तो वो सर नोटों की बारिशें। जी। तो दोनों पार्टियों की तरफ से अब इलेक्शन कमीशन को मेरा मतलब है कि उनका एक अपना मैकेनिज्म होना चाहिए। ये ऑडियो टेप वीडियो टेप तो आ रही हैं, उनकी अपनी सर्विलेंस कहाँ पर है? मेरा सवाल तो ये है। यहाँ पर 123 में एक पहले भी इलेक्शन हुआ जहाँ से अलीम खान और याद सादिक आमने सामने आए, दोनों ने खुल के करोड़ों रुपया, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया लगा, पैसे की रेस थी, जो पैसा ज़्यादा खर्च कर देगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। और दोनों पार्टियों ने दिल खोल के फराग दिली के साथ दोनों कैंडिडेट ने पैसा लगाया। यहाँ तक हुआ कि मोटरसाइकिलें बांटी गई कि फी खानदान एक मोटरसाइकिल दी जाएगी अगर वोट डालेंगे तो। दो कि वो बड़ा क्लोज कंटेस्ट था, लेकिन उसका इलेक्शन कमीशन जो था वो पोस्ट पी के सोया हुआ था। उन्होंने ना किसी ने नोटिस लिया, ना किसी ने देखा, ना किसी ने पूछा। तो अब यहाँ पर भी पैसा जो है लग ये रहा है कि ना वन साइडेड है, वन साइड नहीं है। दोनों जो उम्मीदवार हैं वो धड़ल्ले से खुल के बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, ओपनली खर्च कर रहे हैं। वोटरों को कैश भी दिया जा रहा है, कांड में भी दिया जा रहा है, खाने भी पहुंचाए जा रहे हैं, दफ्तर भी खुलवाए जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का अपना मतलब इस तरह से नहीं है, कल्चर हो चुका है इलेक्शन का सर। ये पैसा सारा चलता है, गाड़ियां खरीदी जाती हैं, लोगों को जनाब लाना ले जाना, लोगों को पेट्रोल। अब मुझे एक बात बताएं, आम आदमी यहाँ पर क्या इलेक्शन लड़ सकता है जहाँ पर फी ऑफिस एक गली में 2-2, 3-3 ऑफिस भी खुले हुए हैं, यानी कि एक गली में 2-2, 3-3 लाख रुपया बांटा जा रहा है। वैसे 2-2 हज़ार रुपया जो है वो वैसे वोटर्स को दिया जा रहा है, तो फी खानदान वैसे दिया जा रहा है। कम्युनिटी अगर है तो उसको उसकी डील अलहदा से की जा रही है। हर जगह पे डीलें चल रही हैं, खुल डुल के ओपनली पैसे चल रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन तो वीडियो पे बैठा हुआ है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि 133 में खुल डुल के पैसे चल रहे हैं, ओपनली चल रहे हैं। अब इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास मैकेनिज्म ही कोई नहीं है। वो ये तो वीडियो सामने ना आए तो वो सोए हुए हैं। साहब ये अगर सोशल मीडिया पर आ जाती है कोई चीज तो फिर ही इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना पड़ता है, वरना ये हो रहा है, ये हमारा कल्चर हो गया करप्शन, इसको समझा ही नहीं जाता। ये बस है, ये ऐसे ही है, इलेक्शन का नाम ही ये है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारे, मैं जिस तरह से अर्ज कर रहा हूँ कि हम ये ना रूह के अंदर समा गई चीज़ें। और एक तो ये भी है कि वोट जो है ना, किसी भी वोटर को सिवाय चंद एक जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, वोट को समझते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आम जनरल पब्लिक जो है वो उसको वोट की कुव्वत का अंदाज़ा नहीं है। वो यही समझते हैं कि बस जो हमें इस वक्त इन्होंने काम आम, मैं आपको एक बात, एक गली मोहल्ले की बात बताता हूँ। लोग कहते हैं कि जी इन्होंने हमारा काम शाम तो करना कोई नहीं है, अभी जो कुछ लेना है ले लो, बस थोड़ा बहुत खर्चा तो बस उसके बाद। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि माइंडसेट यही बन गया कि बाद में तो इसने मुंह दिखाना नहीं है, तो अभी जो कैश है इसे निकलवा लो। हाँ, ये आम बात है। तो वो अपने घर की कोई दीवार बनवा लेता है, कोई नलका लगवा लेता है, कोई मोरी ठीक करा लेता है, कोई नाली ठीक करा लेता है, कोई नकद ले लेता है। तो ये 5 साल आम सिचुएशन ये हो गई है। अच्छा सर, अब ये तो इसके लिए देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बड़ी सख्ती के साथ अपने कवानीन जो खर्चे के वाले से हैं और उन पे भी, और हमने देखा है इलेक्शन कमीशन जहां स्टैंड लेना चाहे तो उसके पास आईनी और कानूनी तौर पर बड़ी ताकत है। हमने डेस्का इलेक्शन में भी देखा है, ठीक है कि उसके बाद अभी तक उस तरह एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन कर सका उसने तो कर दिखाया काम। इलेक्शन भी दोबारा हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहेल्ड रखा मामले को, और अपने जो लोग थे, इनके अफसरान थे, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी ले लिया। अब अगर इसमें भी कर जाए तो फिर तो कमाल है, लोगों का ट्रस्ट कम से कम एक एतमाद जो है वो पहले से ज़रूर बेहतर हो जाएगा। और अगले जनरल इलेक्शन या भी बल्दियाती इलेक्शन होने, उनमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा शायद कुछ बेहतरीन नज़र आए, या लोग मोहतात कम से कम ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चंद वीडियो से हमारे यहाँ कोई ये पैसे का चक्कर है ये रुक जाएगा। अब आम लोगों की जिस तरह गुलाम साहब बात हो रही थी, अब एक मामला आम लोगों का नस्ला टावर भी है। अब ये एक यूँ समझिए कि एक इस्तारा सा बनता चला जा रहा है कि हमारे यहाँ एक अमीर आदमी किस तरह से पैसा बनाता है, सोसाइटीज़ के ज़रिए बनाए या कोई कारोबार इस तरह से करके, और उसके बाद वो अपना उसमें लेकर और जनाब वो गया रफू चक्कर। हाँ, और उसने किस तरह सरकारी सारे महकमों के साथ मिलाया, ये कोई भी मामला हो, कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज़ हो, कहीं किसी ने ठेका लिया, उसने गली को ठीक करा दी है या कुछ और काम किया है,
अब उसमें लोग तो दर बदर हैं। अब एक तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब MQM के रहनुमा जनाब फ़ारूक सत्तार साहब वो कहते हैं कि जी जिस तरह से ये नस्ला टावर के को NOC नहीं माना जा रहा उसका, तो कल को किसी के निकाह नामे भी सवाल उठ जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी MQM पर डालती है कि जी इनके पास शहरी हुकूमत थी, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ, ये गलत, इन्होंने सारा मानते हैं कि गलत ये NOC दिया गया, ये गैर कानूनी तामीर थी, लेकिन अब हो गया है तो कुछ किया जाए, सारे आकर इकट्ठे हो गए। लेकिन फाइनली अब इसको गिराया जा रहा है। वो तो अब मैंने देखा है सिर्फ ढांचा बाकी रह गया है, 400 मजदूर लगे हुए हैं, किसी भी वक्त वो पूरा गिर जाएगा, कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन साथ आबाद जो सबसे बड़ी तंजीम है बिल्डर्स की, वो कहते हैं जी कोई इदारा ही बना दें, फिर जहाँ से हमें पता हो कि फाइनली ये इदारे ने कह दिया है, अब हमें कोई खौफ डर नहीं है। तो बाबर साहब आइंदा के लिए क्या हो सकता है? जो लोग बेचारे जिनसे ये घर छिन गया है, पता नहीं वो कब तक अब किसी के घर में रहेंगे, अब किराए पर रहेंगे, उनकी जमा पूंजी पता नहीं कैसे मिलेगी। देखिए उसामा साहब, अब उसका NOC तो मिल गया। मसला ये है कि जो काबिल गिरफ्त है वो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने NOC दिया और मालिक है जिसने NOC जाली लिया। ये जो बिल्डिंग कराई जा रही है, मेरा ये गुलाम मुर्जा साहब ने मुझसे डिफ़र किया, उनका ये ख्याल था कि जनाब बिल्डिंग को नहीं गिराया जाना चाहिए, और मसला ये कि उनको वो जुर्माना पे करें, वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जाए, वो जो मुलाजमीन है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बल सड़क फिर चौड़ी नहीं हो सकती ना। फिर तो यानी वो जुर्माने के बाद मतलब ये है कि वो बिल्डिंग वहीं खड़ी है और सड़क फिर नहीं रहेगी। फिर सड़क जो है वो तो रेगुलर होगी ना, बिल्डिंग तो रेगुलराइज हो गई, सड़क उसके अंदर हिस्सा बन गया। मेरा सवाल ये है कि सर यहाँ पे बेतहाशा इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं, यहाँ पर लोगों के पास NOC नहीं है, LDA से अप्रूव नहीं है स्कीमें, और उसके बाद उन्होंने पूरी हाउसिंग स्कीमें बेच बांट के जो मालकान है वो भागे हैं, और लोग बेचारे जो हैं वो रुल रहे हैं। सर अभी किसी शख्स का इंतकाल हुआ था, बड़ा दुख होता है, कहते हुए अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, दुआएं की जा सकती है कि लोगों ने उसका जनाजा रोक लिया कि जी ये तो हमारे पैसे खा गया, और इसने जो सोसाइटी बनाई थी और बड़ी वो मशहूर बड़ी सोसाइटी हुई, लेकिन वो लोगों के पैसे खा गया। अब क्या कहा जा सकता है मतलब। और LDA के जो अफसरान हैं उनकी मिली भगत से बायलॉज को फॉलो किए बगैर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं, खरबों रुपया लूट लिया जाता है और लोग गायब हो जाते हैं। तो उसामा साहब कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी को तो निशान इबरत बनाना पड़ेगा। इस तरह तो नहीं है कि लोगों की अरबों रुपए की कमाई जो है, सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो लेके, अब भी मैं देखता हूँ कि नुकसान तो अल्टीमेटली एक आम आदमी का हुआ। मालिक जो है उसने ओने पौने में थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो बांट दिए हैं, अब ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, मकान गिर गया। अल्टीमेटली जो सफ़र किया वो एक आम आदमी ने किया। एक आम आदमी को इसमें, वो तो पहले बेचारा पता नहीं किस तरह से कर्ज उठा के, चीज़ें बेच के, प्रॉपर्टी बेच के, किस तरह से उसने ये लिया होना फ्लैट, और सारी ज़िंदगी का महवर है उसका ये फ्लैट, लेकिन अल्टीमेटली वही लूज़र हो गया, उसी से ये फ्लैट वापस ले लिया गया। सर घर एक ऐसी चीज़ है, वो जिसके पास बहुत दौलत है, गुलाम साहब, वो महल बनाता है, उसके पास इतने होते हैं कि वो महल बना लिए, लेकिन वो कितने लोग होते हैं। नहीं, कोई भी इंसान है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी, उसकी जितनी इस्तिताअत होती है ना सर, मैंने ये देखा है, वो उस हद तक ज़रूर वो ये काम करता है कि घर में कुछ अच्छा बना लूँ, जितनी उसमें, वो चाहे बेचारा 2 कमरे का बनाए, जितनी उसकी इस्तिताअत है। किसी के पास ज़्यादा है वो ज़रा ज़्यादा कर लेगा। तो इसका मतलब है जो लोग यहाँ के रिहायशी थे, जिनके पास यहाँ रिहाइश थी, उन्होंने अपनी पूरी इस्तिताअत के साथ, पता नहीं कर्जे लिए होंगे, कैसे भी किया होगा, ये नहीं होगा कि उनके पास और बड़ी कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो जनाब यहाँ आकर इस फ्लैट में उन्होंने रिहाइश रख ली होगी। तो असल सफ़र वो लोग कर रहे हैं, आइंदा उनको कैसे बचाया जाए? देखिए, जो आबाद का मुतालबा है उसको बिल्कुल उनका जायज़ मुतालबा है और बड़ा रेलेवेंट है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन है और तमाम सूबों में हाउसिंग फाउंडेशनें हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशंस हैं। इन तमाम बॉडीज़ पर मुश्तमिल एक ऐसा नया कोई बजट नहीं लगेगा, नए कोई लोग भर्ती नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन पहले जो इदारे हैं उनसे लिया जाता है ना सर, आपने नक्शा भी दिखाना है, आपने सारा कुछ करना है, जो भी आपका बल्दियाती इदारा होता है, सिंध कंट्रोल्ड अथॉरिटी, वो किसके लिए है? फिर इनको वहां क्या होता रहा है? मैं सारों को मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान देखें, कोई नहीं लटकेगा, क्योंकि वो सारे इनके भांजे भतीजे होंगे जिन्होंने NOCs दिए हैं, वो तमाम अशराफिया के भांजे भतीजे बेटे होंगे, वो कोई नहीं उनको लटकाने देगा। अगर उनको लटकाना होता तो फिर ये अवाम को दरबदर ना किया जाता। बात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 1 विंडो कर दिया जाए और हर शहर में 1 विंडो हो। अगर किसी के ने तजावजात की या उसको NOC मिला या कुछ भी इस हवाले से,
जो 2 नंबरी की गई तो उस अथॉरिटी के चेयरमैन समेत जो उनके मेंबर्स हों उनको लटका दिया जाए। तो आइंदा से ये एक ऐसा तरीक़ाकार अपनाया जाए जिसमें तमाम लोग शामिल हों, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल वाले भी हों, उसमें सर्वेयर भी हों, उसमें आप देखें कि आपकी इन्वेस्टमेंट पिछले 20 साल की आप इन्वेस्टमेंट के फिगर्स उठा के देख लें, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपकी रियल एस्टेट सेक्टर में है। और रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट सर रियल एस्टेट नहीं बढ़ रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं हो रही जितनी यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। और आप ये देखें कि उनके पास सारे एनओसी थे और उन्होंने बना दिया। लोग क्या देख के लें? लोगों ने देखना है कि इनके पास रजिस्ट्रेशन है, इनके पास फलां सिंध गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन है, फलां एनओसी है, फलां सब एनओसी क्लियर हैं, तो उन्होंने घर ले लिया उधर। अब बात ये है कि ये देने वाले जो हैं बिल्कुल इनको वो तो बड़ा कोई समझदार आदमी किसी प्रॉपर्टी को जान, सर कितनी दफा हम लेते हैं, कोई इंसान जिंदगी में 1-2 दफा घर लेगा, 3 दफा कर लेगा, उसको कितना कोई एक्सपीरियंस होगा, वो तो किसी को शामिल करेगा तब डॉक्यूमेंट्स, वरना तो कोई देखेगा यार 5 साल 10 साल में अगर ये बिल्डिंग बनी है, आज यहाँ पर शानदार खड़ी है, ये तो नहीं हो सकता कि आंखें को चुरा कर यहाँ से किसी ने बता दिया ये मेन शाहराह पर है, सारी दुनिया के सामने बनी है तो गलत बनी है, तो वो कौन बनने दे सकता है ऐसे बिल्डिंग? ये भी तो एक सवाल होता है कि आम आदमी बेचारा क्या करेगा। और यहाँ तो बाबर साहब फाइलों को जब पहिए ना लगे, मशहूर कॉल है जनाब एक साहब का कि जी वो तो पहिए लगाने पड़ते हैं, तो उसके बाद ही बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, तो वो पहिए लगा कर भी जायज़ काम अगर आपने करवाना है तो तब भी आप, वरना 10-10 साल आपको तो जनाब एनओसी नहीं मिलना यहाँ जो सही काम करेगा उसको। समा साहब बदकिस्मती यही है कि होना ये चाहिए था कि इसको ट्रैक करते कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस किस बंदे ने एनओसी दिया, किस किस बंदे ने इस सारे इशू पे अप्रूवल्स दी, उन सबको पकड़ा जाना चाहिए था, उनको सजाएं दी जानी थी, उनकी प्रॉपर्टीज को रिटायर हो गए, उनसे पैसे ले। सर जिधर भी हैं अल्टीमेटली इस दुनिया में तो है ना, अगर वो नहीं तो उनके बच्चे होंगे, वो जो अरबों रुपया आपने देखा नहीं, यहाँ पे ऑफिसर जो है उनके घरों में देखिए कितना पैसा है, कितनी शान शौकत से वो रह रहे हैं। एक बंदा जिसकी सैलरी जो है सारी 1.5 लाख रुपया है, वो जनाब 50-50 करोड़ रुपए की उन्होंने घर हैं, घर के अंदर 10 कोठियाँ खड़ी की, गाड़ियाँ खड़ी, माली भर्ती होता है और वो पता नहीं पार्क्स का कोई इंचार्ज बनता है और उसके घर से पता नहीं क्या कुछ निकलता है, अरबों रुपया और हीरे जवाहरात और गाड़ियाँ। ये तो अब मसला ये था, इसको इन्वेस्टिगेट करते, इन सारे लोगों को पकड़ते, इनकी जायदादों को कुर करते, वो सारा जो पैसा था वो गवर्नमेंट की किटी में जाता, जो सेठ था जिसने ये बनाया उसको पकड़ा जाता, उसको सजा दी जाती, उसको जुर्माने किए जाते। अब मुझे जो असल इशू है वो जो नज़ला गिरा, जो जिसका नुकसान हुआ वो एक आम गरीब आदमी है, उसको कुछ नहीं मिला, वो बेचारा रुल गया, वो बर्बाद हो गया। अब उसको सुप्रीम कोर्ट जो है उसको चाहिए कि फिर उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए था ना सर, उसको तो कुछ नहीं मिला इस सारे इशू में। असल जो बर्बाद हुआ वो तो आम आदमी था, उसको ना रियासत की तरफ से मिला ना बिल्डर की तरफ से उस तरह मिला, उसका तो किसी ने साथ, और घर भी गया, छत भी गई और वो सड़क पर बेचारे आ गए। लेकिन साहब एक चीज़ ये भी है कि देखें अब आप इदारों को ब्लैकमेल भी नहीं किया जा सकता इस तरह के, फिर तो कोई बिल्डिंग नहीं गिरेगी, कोई ना कोई बिल्डिंग बेच के वो निकल गया, अब फिर सारों को फिर रेगुलराइज करना पड़ जाएगा, ये सिलसिला कहीं नहीं रुक सकता, हर जगह को फिर रेगुलराइज किया जाएगा। और यही बुनियाद बनाकर जहाँ जहाँ रेगुलराइज हुई हैं वहाँ यही हुआ है। हत्ता कि भी पीपल्स पार्टी ये सोच रही थी कि जी जो बिल्डिंग्स बन गई इनको हमको ले आएंगे कानून, वो मेरा ख्याल है कुछ हो नहीं सका उस मामले में, शायद दोबारा अदालत में न चला जाए मामला इस वजह से। देखिए वन टाइम एमनेस्टी की बात हो रही है, वन टाइम एमनेस्टी अगर दी जाए और बिल्डर से और जो जिम्मेदारान हैं उनसे रकम ज़रूर वसूल की जाए, जितने के ये प्लॉट्स हैं इससे ज़्यादा रकम उनसे वसूल की जा सकती है। और वन टाइम जो आपको एमनेस्टी है वो अगर आप अनाउंस कर दें, बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है, शराफिया के लोगों को मिली है। यहाँ 1 कनाल का घर हमने देखा 4-4 कनाल के ऊपर मुहित है और कोई नहीं पूछता, और यहाँ पे विदाउट एनओसीज प्लाजे टावर खड़े किए गए हैं, कोई नहीं पूछता। यहाँ पे ऐसी जगह के ऊपर इतने बड़े बड़े टावर्स खड़े कर दिए गए हैं जहाँ ज़मीन में पानी नहीं है, यानी कि वहाँ 10,000 बंदों की रिहाइश होनी है और ज़मीन में एक कतरा पानी नहीं है। तो ऐसी इस तरह के कौन है वो जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं और जो करता धरता है, कल को वो लोग रोड ब्लॉक करके खड़े होंगे, इस केस को नहीं है। एक मिसाली केस जो इसमें इन्वॉल्व था उनको कोई ना कोई सजा हो, उन सबके नाम सामने लाकर उनको सजाएं भी दी जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।